राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ और झारखंड मॉडल की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए समिति का गठन। किसी भी सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा में 500 छात्राएं होने पर गर्ल्स कॉलेज खोलने का प्रावधान। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, प्रदेश में गत 3 साल में 94 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में मुख्यमंत्री ने की बढ़ोतरी। सैकड़ों संविदा कर्मी होंगे लाभान्वित। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान की दूसरी राजभाषा घोषित करने के संबंध में भाषा राज्य मंत्री ने एक समिति के गठन का अनुमोदन किया है। उन्होंने बताया कि ये समिति छत्तीसगढ़ और झारखंड के मॉडल का अध्ययन कर वहां की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा साहित्य विषय के रूप में शामिल है। उन्होंने कहा कि सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद इसे तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। राजस्थानी भाषा जो 10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, उसके बारे में हमको मतलब क्या है, इस भाषा को मान्यता मिले। जहाँ तक राजभाषा घोषित करने का सवाल है, हमारे माननीय भाषा राज्य मंत्री ने कमेटी के गठन का अनुमोदन किया है। जो प्रकरण में छत्तीसगढ़ और झारखंड में उनकी भाषा को द्वितीय राजभाषा दर्ज जो किया गया है, उसी मॉडल की तर्ज पर परीक्षण कर राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय भाषा का दर्जा दिए जाने बाबत दाव प्रस्तुत करेगी। ये अध्यक्ष महोदय प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद मैं समझता हूँ इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में साल 2019 से दिसंबर 2022 तक 94 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं। राज्य में किसी भी राजकीय महाविद्यालय में जहां 11वीं और 12वीं कक्षा में 500 छात्राएं पढ़ रही हैं, वहां बालिका महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र मालपुरा के किसी भी विद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं में अगर 500 छात्राएं अध्ययनरत हैं तो वहां कन्या महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा। प्रदेश में वर्ष 2019 से दिसंबर 2022 तक 94 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले गए, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में राजकीय क्षेत्र में सह शिक्षा के 2 महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय मालपुरा एवं राजकीय महाविद्यालय टोडा राय सिंह संचालित हैं। विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने 11वीं और 12वीं में आपके किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में 500 बच्चियां हैं तो वहाँ तुरंत जो है हम लोग कन्या महाविद्यालय खोलने का प्रावधान है। तो आप किसी भी स्कूल में 11वीं और 12वीं में 500 बच्चियां का हो जाएंगी तो उनसे तुरंत आप दे दीजिए, तुरंत उसमें खोल दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आय बढ़ाकर उन्हें मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री आंजना ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए फसली ऋण व्यवसाय पर 2% ब्याज मार्जिन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा आय के दूसरे विकल्प के तौर पर समितियों के जरिए ट्रैक्टर्स और दूसरे आधुनिक कृषि उपकरण किराए पर देने की सुविधा वाले कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जीएसएस को मजबूत करने के लिए जो ब्याज ऋण दिया जाता है उस पर 2% इन संस्थाओं को दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और इसको मजबूत करने के लिए कस्टम हायर सेंटर के मार्फत ट्रैक्टर और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आय होकर के ये मजबूत हो सके। तो ये प्रयास बराबर जारी है। कंप्यूटराइज किया जा रहा है, जिससे 60% राशि भारत सरकार देती है और 40% राजस्थान सरकार, जिससे भी इनकी आय में प्रगति होगी और जल्दी काम हो पाएंगे। तो विभिन्न तरीके से आय बढ़ाने के प्रयास हर संभव किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत नियोजित 195 संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत इन संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के साथ साथ 9 और 18 साल की सेवा अवधि पूरे करने पर उच्च स्तर मानदेय और पदनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय में 9 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेज के अधीन इम्यूनो हिमेटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विशिष्टता विभाग में आचार्य के 2 पद, सह आचार्य के 3 पद और सहायक आचार्य के 4 नए पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों के सृजन से महाविद्यालय में पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन में आसानी होगी और विद्यार्थियों को लाभ होगा। मेडिकल कॉलेज में चल रहे 3 ब्लड बैंकों के तहत हर साल 40,000 यूनिट रिक्त दिए जाने, 600 रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने और 450 थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाए जाने के लिए विभाग में पीजी कोर्स शुरू किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की नियमित शारीरिक जांच और पोषाहार संबंधी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 73 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर और वजन मापने की मशीन सहित विभिन्न उपकरण खरीदे जाएंगे। इनसे बच्चों की शारीरिक बढ़ोतरी के साथ कुपोषित बच्चों की निगरानी हो सकेगी, साथ ही बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बचाया जा सकेगा। इस राशि से आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस सिलेंडर, मई रेगुलेटर और पाइप, गैस चूल्हा और पोषाहार तैयार करने के बर्तन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आमजन की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए गुरुवार को बूंदी के जन सुविधा केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने आमजन की समस्याएं सुनी और लोगों की परेशानियों का मौके पर ही समाधान कर उन्हें राहत दी। मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से जिले में जन सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों के समाधान की जानकारी लेकर जिला कलेक्टर को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अब तक प्राप्त हुई समस्याओं और समाधान की प्रगति की समीक्षा भी की। आपको बता दें कि जन सुनवाई में लगभग 76 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। दौसा जिले में आम लोगों के परेशानियों के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज पराशर और जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी सहित उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिवादियों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान निकाला। जन सुनवाई के दौरान श्री पराशर ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में होने वाली जन सुनवाई में परिवादियों की संतुष्टि का स्तर 97% है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है आम आदमी की जो समस्या है, जो गांव में बैठा हुआ है, गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़े और उसका पैसा भी खर्च नहीं हो, उसको समय भी खराब नहीं हो। ऐसी स्थिति को देखते हुए जो छोटी मोटी समस्याएं होती है जिसके लिए आदमी परेशान होता है, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर होता है और तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर होता है। आज जिला स्तर सुनवाई का कार्यक्रम है और हम सब लोग पूरे राजस्थान में समय समय पर जब भी समय मिलता है हम लोग सब उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो आज इस जन सुनवाई कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि ये छोटी छोटी समस्या है, हाथों हाथ उसका निस्तारण हो रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि आम आदमी दर दर की ठोकरें नहीं खाए और उसका समाधान हाथों हाथ हो जाए। अभी हमारा जो संतुष्टि का स्तर है 97% है। जितनी भी समस्याएं आज दिन तक आई है उसका 97% हमने समस्या का समाधान कर दिया। उदयपुर में भी आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर श्री ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन सुनवाई में मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने 122 से ज्यादा परिवादियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।